हेलो एवरीवन। तो आज से देखेंगे हम लोग एक नया सीरीज़ और इस सीरीज़ का नाम है आपका 1200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस। और ये आपको कहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीडियो सीरीज इज़ गोइंग टू चेंज मेनी स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंग्लिश ग्रामर। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हर किसी को ग्रामर के रूल्स याद करने ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई लोग इंग्लिश की बिना तैयारी किए ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं और वजह यह है कि उनके दिमाग में पहले से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रामर के रूल्स बैठे होते हैं। इनडायरेक्टली ग्रामर के रूल्स कैसे बैठे रहते हैं? मान लिया जाए कोई बंदे का आदत है कि वो हमेशा न्यूज़ चैनल को देखे तो इंग्लिश चैनल को ही देखता है, न्यूज़पेपर पढ़े तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, या फिर दो चार सेंटेंसेस यूज़ करने हों डे बाय डे लाइफ में तो क्या करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके दिमाग में कोई ना कोई रूल बैठा हुआ रहता है। मतलब किसी ना किसी रूल से वो ओत प्रोत रहता है, जाना पहचाना सा लगता है। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपके साथ होता ये है कि आप एग्ज़ाम में सेंटेंसेस को देखते हैं पर आप उसका मीनिंग समझ ही नहीं पाते। आप घर पे बैठकर ग्रामर के रूल्स को रट्टा मारते रहते हैं लेकिन याद ही नहीं होता। वो रूल्स आपको याद नहीं होते क्योंकि आपको उनके हिंदी मीनिंग पता ही नहीं होते। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर लूँ तो आप जानते होंगे सो एज का रूल पढ़ते होंगे। इसी तरीके से सो दैट का रूल पढ़ते होंगे, सो दैट का। अब जरा देखो, इसी तरीके से होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब इन सारे का रूल जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बस रूल की तरह पढ़ते हैं, इसका यूज़ कभी आप लाइफ में किए नहीं। अगर आप अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किए, इसका हिंदी मीनिंग अगर अच्छे से नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि सो एज के सेंटेंस में एज के जगह पर अगर दैट पुट कर दे तो आपको लगेगा कि हाँ सो दैट ऐसा सेंटेंस बहुत बार सुने, हो सकता है यहाँ दैट ही होगा और आप करेक्ट उसको मान लेते हैं, आप एग्जाम में गलत कर बैठते हैं। क्लोज टेस्ट में जैसे होता है कि वुड का प्रयोग बहुत बार पूछा गया है, वुड का, वुड बी का, वुड हैव का, वुड हैव बीन का, और कहाँ पे किस ब्लैंक में क्या फील करना है ये आप मिस कर जाते हैं। तो आज से आपको वैसा नहीं करना है कि ग्रामर के रूल्स को रट्टा मारना है। आपको इस 1200 सेंटेंसेस पर फोकस करना है, आपको उसको ट्रांसलेशन की तरह दिमाग में रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है इन सारे सेंटेंसेस को याद करना। अब क्या करना है आपको, तो आप बार बार इन सेंटेंसेस को सुनने की कोशिश करें। बस आपको सुनना है, सुनने से बहुत कुछ होता है। एग्ज़ाम में एक ऐसा इंट्यूशन सा क्रिएट हो जाता है, अंदर से लगता है कि हाँ यार यही इस फिल इन द ब्लैंक जो है उसमें यही वाला वर्ड जो है वो फिट बैठता होगा। तो ऐसा लगता है, सुनने में जब अच्छा लगता है ना तो आप समझ लेना कि वो आपको अंदर से एक IQ दे रहा है कि आप इसको पहले से सुने हैं, यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपको करना क्या है, इन सारे सेंटेंसेस को आपको बार बार सुनने की आदत डालनी है। अब जरा देखो, अगर आपको इसका PDF चाहिए और फिर क्विजेस के लिए तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर त्रिगीतम। सिर्फ त्रिगीतम सर्च करने से भी आ जाता है, और फिर त्रिगीतम 4 AM क्लब लिखेंगे तो वहाँ पर अपना ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर पाएंगे। अब जरा देखो, ये सारे सेंटेंसेस हैं। तो करना क्या है, सबसे पहला काम है आपके लिए कि इस वीडियो को देखो तो क्या करो, इसका हिंदी मीनिंग साथ साथ में सुनते जाओ। और कुछ देर के बाद मैं क्या करूंगा कि इसमें जो छुपा हुआ ग्रामर है ना उसका रूल मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो अभी पहले आप इसका ट्रांसलेशन सुनते जाओ और सुनने की आदत से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब जरा देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है। ये कुछ एडवांस सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं ऐसे सेंटेंस। ये है आपका, मिस गुप्ता स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। ये क्या है इसका हिंदी मीनिंग, मिस गुप्ता ना केवल यहाँ बल्कि वो सारे जगह जाना छोड़ दी जो उनके बीते दुखद घटना से संबंधित है। इसको याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। मतलब वह अंग्रेजी में उतना दक्ष या फिर वह अंग्रेजी में उतना निपुण नहीं है जितना, यहाँ पर है नहीं था होगा, वह अंग्रेजी में उतना निपुण नहीं था जितना हमें उम्मीद थी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या याद रखना है आपको, देखो,
बस सुनना है, याद क्या रखना है। ये है ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, और इसका ही मीनिंग है आपका ही इज टू वीक टू वॉक, और इसका हिंदी मीनिंग है वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर नॉट तो नहीं है, फिर यहाँ पर नॉट का सेंस कैसे दिया है, तो बिल्कुल देता है ये टू, और ये टू इन दोनों का यूज होता है ना, तो उसका सेंस होता है वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। नॉट नहीं रहने के बावजूद भी इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता, और यहाँ है वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। और कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर आता है, तो ये सेंटेंस दिया रहता है, इसको दिया रहता है कि आप किस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। देखो यहाँ कैन के जगह कैनॉट है यहाँ पर। अब जरा देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मतलब वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, तो ये है द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड फेल। इसका मतलब क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि जितनी बार हो सके उतनी बार नोट्स को पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो ये 4 सेंटेंसेस थे। इन चारों सेंटेंसेस का रूल देखो कि इसमें क्या क्या रूल छुपे हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में था नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़, और इसका मतलब होता क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग। तो इस तरीके से याद रखना कि अच्छा इसका रूल देख लो। इसका रूल है कि नॉट ओनली के बाद जो भी वर्ड आता है ना, बट ऑल्सो के बाद ही वैसा ही वर्ड आता है। मान लिया जाए नॉट ओनली के बाद यहाँ कमिंग है, मतलब वर्ब है, तो बट ऑल्सो के बाद गोइंग है, मतलब इसके बाद भी वर्ब ही आएगा। अगर यहाँ पर नाउन रहता, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन रहता, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको नाउन ही पुट करना होगा। बात समझ रहे हो। और फिर नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव रहे, तो यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव रहेगा। ये इसके पीछे का ग्रामर का रूल है। जैसे यहाँ पर दूसरा सेंटेंसेस है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज डांसिंग। मतलब क्या है इसका, कि ना सिर्फ राम बल्कि श्याम भी डांस कर रहा है। तो देखो नॉट ओनली के बाद क्या है, राम मतलब नाउन, तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, श्याम मतलब नाउन। ये देख लिया। नेक्स्ट क्या है अभी आपका, ही इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो नॉट ओनली के बाद क्या है आपका एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है अच्छाई का। बट ऑल्सो के बाद भी क्या है इंटेलिजेंट, मतलब एडजेक्टिव बता रहा है। तो नॉट ओनली के बाद वही रहेगा, जो रहेगा वो बट ऑल्सो के बाद वही रहने वाला है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। अब जरा देखो सेकेंड में क्या आपका रूल है, देखो ये है आपका ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब सो एंड एज का रूल है। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है उतना ही जितना। मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में दे रखता आपका कि एज के जगह पर दैट पुट कर देता, यहाँ पर दैट रहता, और आपसे एरर डिटेक्शन करने को कहता कि आप एरर फाइंड आउट करो, तो क्या करते, आपको लगता कि सो दैट बहुत बार सुना हुआ है, सो दैट, तो ऐसे क्या करते आप दैट को करेक्ट मान लेते और आप गलती नहीं पकड़ पाते। लेकिन आपको पहचानना कैसे है, जैसे यहाँ पर सो था, यहाँ पर दैट है, तो सो दैट और सो एज में फ़र्क क्या है ये पहले समझो। तो इसका हिंदी मीनिंग आपको आना ही चाहिए। अगर इन दोनों का हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता, सो एज और सो दैट का, तो आप बिल्कुल इसका अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। तो करना क्या है आपको, सो एज का मतलब होता है उतना ही जितना, उतना जितना, और सो दैट का मतलब क्या होता है इतना की या फिर ताकि। ये ताकि का सेंस देता है, ये दोनों जगह ताकि का सेंस दिया है, इस सेंटेंस में भी इस सेंटेंस में भी। तो आपको याद रखना है कि सो एज का मतलब होता है उतना जितना, और सो दैट का मतलब होता है इतना की और ताकि। अब देखो सेंटेंस का फिर से एक बार मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा रूल। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड, वह अंग्रेजी में उतना निपुण नहीं था जितना हमें उम्मीद थी। यहाँ पर है ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक,
कहने का मतलब है वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो इतना की का सेंस यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मतलब ताकि का सेंस दे रहा है यहाँ पर, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, इसके पीछे का रूल देखेंगे अभी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट के बाद हमेशा एग्जाम में उड़ करके देता है और होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए शुड। तो आप इसका रूल याद रखना कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि। इसका क्या अर्थ है लेस्ट शुड का, कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि जितनी बार हो सके उतनी बार नोट्स को पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो लेस्ट के बाद शुड आता है। देखो शुड का हिंदी मीनिंग क्या था, चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए वर्ड आया है कहीं पर, बिल्कुल नहीं आया है। ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेस्ट शुड का अगर एक साथ मीनिंग बोलें तो कहीं ऐसा ना हो कि। तो आप इन सेंटेंसेस को ध्यान में रखना और फिर 2-4 बार सुन लेना, आपके अंदर एक इंट्यूशन सा क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ बेसिक सेंटेंसेस को देखते हैं जहाँ पर वुड का प्रयोग देखेंगे। वुड का प्रयोग में काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं और मैं इसका प्रयोग नहीं बताने वाला हूँ, बस सेंटेंस बताने वाला हूँ ताकि आप इतने बार सुन लो इसको कि आपके दिमाग में बैठा रहे कि वुड का यूज़ कहाँ होता है, वुड हैव बीन का किस सेंटेंस के सेंस में यूज होता है, कहाँ पर हमको कौन सा काम आने वाला है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बार बार इन सेंटेंसेस को सुनने हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, बस आप इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन की तरह इसको ध्यान में रखना है। तो 5th नंबर है, ही वुड कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स। ये क्या है, वह आता और घंटों मेरे साथ बैठा करता था। नेक्स्ट है, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। और इन दोनों का यूज़ कहाँ होता है, तो पास्ट हैबिट बताने के लिए। देख रहे हो, वो बंदा आता और साथ में बैठा करता था, मतलब पास्ट का हैबिट है, लेकिन कैसा हैबिट है, रेगुलर हैबिट नहीं है, इर्रेगुलर हैबिट है। मतलब आता था कभी कभी और बैठकर चला जाता था, कुछ घंटों बैठता था, टाइम स्पेंड करता था उसके साथ और चला जाता था। और आई वुड प्ले फुटबॉल, ये ऐसा नहीं है कि वो एवरीडे खेलता था, एवरीडे हैबिट नहीं है, मतलब अदा कदा कभी कभी इर्रेगुलर तरीके से वो खेला करता था। तो अगर आपको इर्रेगुलर सेंस के हैबिट के सेंस में अगर बताना हो पास्ट हैबिट, तो आप इस तरीके से वुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका मीनिंग आप याद रखना, ही वुड कम एंड सीट विथ मी फॉर आवर्स, मतलब वह आता और घंटों मेरे साथ बैठा करता था। नेक्स्ट है, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 6th नंबर, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वुड यू लेंड मी सम मनी फॉर योर वीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्या आप एक सप्ताह के लिए कुछ पैसे उधार देने की कृपा करेंगे। तो इससे क्या सेंस पता चल रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो किसी को, तो इस तरीके से वुड का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 7th नंबर, आई वुड रादर डाई दैन बेग, यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। तो किस सेंस में यूज हुआ है इस सेंटेंस में वुड का, तो वुड रादर एक साथ यूज हुए हैं। और वुड रादर का यूज, इसका प्रयोग प्रीफरेंस यानी कि प्राथमिकता और फिर चॉइस, जो पसंद है उसको बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ प्राथमिकता क्या दिया है, मरने का प्राथमिकता दिया है, किसके ऊपर, तो भीख मांगने के ऊपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिकता दिया है मरने को। तो इस तरीके का जब प्राथमिकता आप देते हैं तो यूज करेंगे वुड रादर का, और वुड रादर एक साथ होते हैं। क्लोज टेस्ट में आपका क्या होगा, वुड के बाद ब्लैंक दे देगा, हैव दे देगा उसके बाद, आई वुड हैव डाई देन बेग, आई वुड हैव बीन दे देगा उसका ऑप्शन में, फिर रादर रहेगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर डाई को प्रेफरेंस दिया है बेगिंग के ऊपर। तो इस तरीके से जब भी आप प्रेफरेंस का सेंटेंस देखें तो इसका मीनिंग समझ जाए कि पहला को क्या किया है, ये प्रेफरेंस दिया है, प्राथमिकता दिया है। तो आई वुड रादर डाई देन बेग, इसका मतलब है मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। अच्छा, तो आप समझ गए इसका यूज़ कहाँ हुआ है, तो प्राथमिकता देने के सेंस में। नेक्स्ट आपका 8th नंबर, शी वुड बी 24,
वो 24 वर्ष की होगी। शी वुड बी हिज गर्लफ्रेंड, वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। क्या सेंस दे रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर सेंस दे रहा है पॉसिबिलिटी का, यानी संभावना का, कि हाँ वो 24 साल का ही वो बंदा 24 साल का ही हो सकता है, हाँ वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यहाँ पर वुड बी का क्या दिया है? यूज दिया है। तो वुड बी का सेंस आपको पता चल गया क्या है? तो शी वुड बी 24, वो 24 वर्ष की होगी। शी वुड बी हिज गर्लफ्रेंड, वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज हुआ है वुड बी का। नेक्स्ट 9th नंबर क्या है? ये है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यहाँ पर वर का यूज हुआ है। आप कहेंगे आई के साथ कभी वर नहीं यूज होता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वॉज यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, कंडीशनल मतलब शर्त सूचक वर्ड पढ़ते हैं इफ वाला सेंटेंस में, तो वहाँ पर आई के साथ वर आता है, यू के साथ भी वर आता है, ही के साथ भी वर आता है। समझ रहे हो? किसी के भी साथ वर ही यूज करते हैं, ना कि ये आपका वॉज, वर यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? कंडीशनल सेंटेंस में, शर्त सूचक सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इफ शी वर अ फेथफुल गर्ल आई वुड लव हर, अगर वो वफादार लड़की होती तो मैं उसे प्यार करता। देखो शी के साथ भी यहाँ पर क्या आया है? वर आया है, तो कंडीशनल सेंटेंस में वर यूज होता है सबके साथ। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है इफ यू वर अ किंग व्हाट वुड यू डू, अगर तुम राजा होते तो क्या करते। तो यहाँ पर देख रहे हो वुड का प्रयोग कैसे हुआ है? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के सेंस में, संभावना के सेंस में। नेक्स्ट है इफ ही हैड स्टडीड फ्रॉम त्रिगीतम इंग्लिश चैनल ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश, मतलब अगर वो त्रिगीतम इंग्लिश चैनल से पढ़ा होता। अगर के सेंस में कंडीशन बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। अगर वो त्रिगीतम इंग्लिश चैनल से पढ़ा होता तो अंग्रेजी सीख गया होता। बात समझ रहे हो? तो वुड का प्रयोग कैसे कैसे यूज हुआ है? वुड हैव लर्नड, थर्ड पर्सन, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है वुड हैव के साथ। अब जरा देखो क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, 10th नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर यूज है वुड हैव का, ध्यान देना, कहीं कहीं वुड हैव बीन का यूज है। तो कैसे यूज है आपको इसका हिंदी मीनिंग जरूर याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर है इंडिया वुड हैव वन द मैच, भारत वर्ल्ड कप जीता होता। देख रहे हो? तो इसका कैसे यूज है? नेक्स्ट है अ कार वुड हैव बीन बॉट बाय मी, मेरे द्वारा एक कार खरीदा गया होता। नेक्स्ट है आई वुड हैव बीन ए प्रोफेसर, मतलब मैं प्रोफेसर हुआ होता। तो यहाँ पर देखना, हुआ होता, खरीदा होता, जीता होता, इस सेंस में वुड हैव या फिर वुड हैव बीन का यूज हुआ है। वुड हैव बीन है यहाँ पर, इसका मतलब पैसिव वॉइस के सेंस में यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे रूल को नहीं याद रखने हैं, आप हिंदी के द्वारा इसका इंग्लिश कोशिश करें कि इसका मीनिंग समझ में आपको आए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ यू हैड नॉट बीन हियर, यदि आप यहाँ नहीं होते तो क्या होता। अब यहाँ पर वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। नेक्स्ट है वेयर वुड यू हैव बीन इफ़ यू हैड नॉट बीन हियर, अगर आप यहाँ नहीं होते तो बताइए कहाँ होते। तो इसका इंग्लिश है वेयर वुड यू हैव बीन इफ़ यू हैड नॉट बीन हियर। तो इसको आप ख्याल रखना। और एक और भी होता है, वुड का एक और भी यूज होता है, 11th नंबर में आप नोट आउट कर सकते हो। इसको देखो क्या है, तो नोट डाउन कर लेना इसको। फ्यूचर्स के सेंस में, जब भी फ्यूचर के सेंस में कोई बताए तो कैसे बताएगा वुड का प्रयोग। तो जैसे यहाँ पर कहेंगे आई वुड कम एट एनी कॉस्ट, ध्यान देना, अगर ये सेंटेंस में लिखता हूँ आई वुड कम एट एनी कॉस्ट, मतलब क्या है, यहाँ पर सेंस दे रहा है कि मैं किसी भी कीमत पर आऊँगा। मतलब यहाँ शो कर रहा है डिटर्मिनेशन का, मतलब संकल्प का। संकल्प अगर कोई ले रखा है कि आई वुड कम एट एनी कॉस्ट, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं आऊँगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? आई वुड कम एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर आऊँगा। तो ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। तो फ्यूचर के सेंस में जब भी संकल्प या डिटर्मिनेशन शो करना हो तो यहाँ पर यूज करेंगे वुड का, आई वुड कम एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर आऊँगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क के तौर पर सबको 1-2 बार रीडिंग मारना है पीडीएफ को लेकर के। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और आप
सबको क्या करना, हिंदी मीनिंग ज़रूर याद रखना। आप देखोगे इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद ना आपको अगर ग्रामर में पढ़ा दूं तो आप कहोगे यार ग्रामर पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सारे रूल को हम लोगों ने ट्रांसलेशन के थ्रू ही सीख लिया है। तो चलिए आज बहुत कुछ सीखे हम लोग, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।